हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 6th चैप्टर और 6th चैप्टर का आज बच्चों है लेक्चर नंबर फर्स्ट, पहला लेक्चर। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम बता रहे हैं बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, that is electromagnetic induction। ये चैप्टर का नाम बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और पूरे चैप्टर में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फिनोमेना की ही बात करेंगे बच्चों। तो देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं इसका कि बच्चों सन 1820 में ऑस्टेड ने, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, ऑस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों आप पीछे पढ़ चुके हैं। ऑस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपने ये पीछे पढ़ा है, और आपने बायो-सावर्ट के नियम से ये कैलकुलेट किया था कि किसी धारावाही चालक से किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसका सूत्र भी आपने पढ़ा था, B बराबर, ये किसने बताया था? बायो-सावर्ट ने, कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने। ये बायो-सावर्ट ने बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो प्रभाव जो था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये ऑर्स्टेड ने सन 1820 में बताया था बच्चों। तो कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ऑर्स्टेड ने ये बताया था कि विद्युत धारा यानी धारावाही चालक यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसी घटना के आधार पर, चूंकि प्रकृति में बच्चों सिमेट्री है, फैराडे ने एक कल्पना की। साइंटिस्ट का नाम है बच्चों माइकल फैराडे। तो फैराडे ने ये सोचा कि ऑर्स्टेड के अनुसार जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्यों न चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कर ली जाए। ये एक परिकल्पना की थी। फिर दोबारा सुना बच्चों, एक एक शब्द सुनना। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे के चैप्टर्स के लिए भी, जैसे इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, उसके बिहाफ पर भी अगर देखें तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ बच्चों इस बात को, कि ऑर्स्टेड ने ये बताया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो फैराडे ने एक विचार बनाया कि हम क्यों न चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा की उत्पत्ति करें, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करें। यही सोचकर बच्चों उन्होंने एक चुंबक ली और एक कुंडली ली, एक तांबे के तार की कुंडली, और इसमें लगा दिया धारा मापी। इसमें कोई सेल, कोई बैटरी नहीं जोड़ी बच्चों, क्योंकि हमें सेल से धारा थोड़ी उत्पन्न करनी है। हमें तो इसका उल्टा चलना है, इस फिनोमेना का, जो कि ऑर्स्टेड ने बताया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उल्टा चलना है। कि यहाँ क्या हुआ था, विद्युत धारा से आपने चुंबक बना ली थी, तो अब हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि चुंबक से विद्युत धारा बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक कुंडली ली, धारामापी जोड़ा, कि जब इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी तो इस धारामापी से उसको पढ़ लिया जाएगा कि धारा उत्पन्न हो गई। तो एक चुंबक और एक कुंडली को लेकर बच्चों वो
प्रयोग करते रहे, कई वर्षों तक प्रयोग करते रहे, लेकिन 11 वर्षों तक उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो देखिए बच्चों, फैराडे के धैर्य को देखिए कि इसी परिकल्पना को लेकर वो प्रयोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। बच्चों समझ रहे हैं ना आप? एक दो बार में सवाल हल नहीं हो जाता है तो थक के कॉपी बंद करके रख देते हैं, लेकिन फैराडे का जुझारूपन देखिए, लगे रहे प्रयोग में। 11 वर्ष हो गई लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं हो रही। तो बच्चों, धैर्य की भी एक सीमा होती है। आप 2-3 बार सवाल हल करते हैं और आपको गुस्सा आने लगती है जब सवाल हल नहीं होता है। यहाँ तो 11 वर्षों की बात है, तो धैर्य कब न टूटे। तो अचानक बच्चों देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं। आप कहानी से सुनेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्हें गुस्सा आया, आप खो बैठे अपना, करे यार मैंने ये क्या एक्सपेरिमेंट सोच लिया है कि जब 11 वर्षों में विद्युत धारा नहीं बनी, इतना मैं प्रयोग करता आ रहा हूँ, तो अब क्या बनेगी। तो गुस्से में उन्होंने इस चुम्बक पर हाथ दे मारा, चुम्बक को कुंडली की तरफ को फेंक दिया। तो बच्चों, अचानक उनकी नज़र, बाई चांस, संयोग देखिए, अगर उनकी नज़र नहीं पड़ी होती तो हो सकता है आगे कोई वैज्ञानिक इस तथ्य के बारे में नहीं सोचता कि चुम्बक से हम विद्युत धारा बना लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि नहीं सोचता तो क्या फ़र्क पड़ता सर, एक टॉपिक कम हो जाता फिजिक्स में। ऐसी बात नहीं है बच्चों, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर इंतज़ार करें। तो हुआ क्या था कि अगर वो चुम्बक पर हाथ मार के चले आते, फेंक के, और नहीं देखते, उस पर नज़र नहीं पड़ती, तो आज हम बहुत पीछे होते बच्चों। आज हमने जो विकास कर लिया है उससे बहुत पीछे होते। कैसे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो अभी इसको देखते हैं कि जब उनकी नज़र गैल्वेनोमीटर पर पड़ी तो गैल्वेनोमीटर पर विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने ये सोचा, उन्हें थोड़ी खुशी हुई, सरप्राइज्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये क्या हो गया कि मैं 11 साल में वो नहीं कर पाया, वो तुरंत हो गया एक चुम्बक को फेंकते ही। तो उनके अंदर थोड़ी आशा की किरण जागी। तो बच्चों, उन्होंने फिर ढंग से इसके एक्सपेरिमेंट्स किए, चुम्बक को गति कराई आगे पीछे, कुंडली को आगे पीछे गति कराई, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा था। तो बच्चों, क्या रहा कि चुम्बक में गति करा के, चुम्बक कुंडली के पास चुम्बक को चलाने से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी, विक्षेप आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात हो गई, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला। बच्चों, अगर ये घटना नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज नहीं होती, तो आज जनरेटर नहीं होता, विद्युत धारा का उत्पादन नहीं हो रहा होता, आपके घर में बल्ब CFL नहीं जल रहे होते, आपके घर में टीवी नहीं चल रही होती, आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा होता, बहुत फैक्ट्रियां नहीं चल रही होती, तो आज हम कितने पीछे होते, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं चल रही होती। तो यहाँ से एक जनरेटर की खोज हुई बच्चों। आपने देखा जनरेटर में केवल 2 ही चीज़ होती हैं मेनली, तो एक चुम्बक होगी और कुंडली होगी, उनके बीच गति हो रही होगी, आपेक्षिक गति। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा सारी बातें। और गति कराई जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो आपके लिए ये बहुत आसान बात है, लेकिन 11 वर्षों की तपस्या लगी है, और एक संयोग है कि उनकी नज़र भी पड़ गई उस गैल्वेनोमीटर पर, और फिर वो आगे प्रयोग करने में सफल रहे। फिर बच्चों, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी चुम्बकीय क्षेत्र से विद्युत धारा का उत्पादन होना। यानी एक चुम्बक, इसमें कोई सेल नहीं लगाया है बच्चों। सेल से तो हर कोई धारा बना लेता है कि आप एक काम करें कि ये कुंडली लें, एक सेल लगा दें, धारा मापी लगा दें, तो इसमें धारा तो बहने ही लगेगी, इसमें धारा बहने लगेगी बच्चों, विक्षेप आ जाएगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर। लेकिन यहाँ हमने कोई सेल नहीं लगाया है, विद्युत धारा का कोई स्रोत नहीं लगाया है, केवल इसकी चुम्बक की या कुंडली की, इनकी आपेक्षिक गतियों के कारण इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। और आज इसी घटना की देन है कि आज हमने कितनी तरक्की कर ली है, कंप्यूटर युग आ गया है बच्चों। ठीक है,
तो देखें बच्चों, अब फैराडे ने क्या, अब इसको ढंग से समझते हैं। ये मैंने थोड़ा एक सरसरी नज़र से एक इंट्रोडक्शन कराया था कि क्या था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो चुम्बकीय क्षेत्र से बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न हुई, यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि फैराडे ने फिर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। फिर वो लग गए अपने काम पर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनकी चर्चा अभी करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं फैराडे के प्रयोग की बात करते हैं। यही फैराडे एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने फिर प्रयोग किए हैं उनकी चर्चा करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि फैराडे ने ये आइडिया, ये परिकल्पना कब सोची थी कि हम चुम्बक से विद्युत धारा बनाएंगे, सन 1820 में। और 11 वर्षों की तपस्या के बाद सन 1931 में उनको सफलता मिली और उन्होंने अपने नियम दिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, जिनको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले उन्होंने जो प्रयोग किए वो समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, मैं कुछ प्रयोगों की यहाँ चर्चा करूँगा जिससे आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझ सकेंगे। तो पहले एक प्रयोग की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो देखें बच्चों, फैराडे ने क्या किया कि जैसे ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, और यहाँ तांबे के तार की एक कुंडली ली और इसमें धारामापी लगा दी। तो बच्चों जब वो कुंडली स्थिर थी, जब वो कुंडली यहीं रखी थी, चुम्बक भी यहीं रखी थी, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं था, यानी पॉइंटर हमारा सीधा सीधा था, कोई विक्षेप नहीं था, शून्य पर था। लेकिन जैसे ही वो इसको कुंडली की ओर ले गए, इसमें एक विक्षेप उत्पन्न हो गया बच्चों। इसमें क्या आ गया, एक विक्षेप आ गया, ठीक है बच्चों, और धारा इसमें बहने लगी। थोड़ी देर के लिए विक्षेप उत्पन्न हुआ और इसमें धारा एक थोड़ा सा विक्षेप आया, यानी इसमें धारा उत्पन्न हुई। अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ पोल को दूर ले गए। मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चों, यहाँ बना देता हूँ। जो नॉर्थ पोल का सिरा है वो कुंडली की ओर ही है और धारामापी ये लगा है। जब वो इस सिरे को चुम्बक का उत्तरी ध्रुव इस कुंडली की तरफ है और उसको दूर लाए हैं, तब भी इसमें क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हुआ। जब तक गति हुई तब तक इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन अब जो विक्षेप था वो इसके विपरीत उत्पन्न हुआ, यानी इस कुंडली में जो धारा इसमें बहने लगी उसकी दिशा पहले से विपरीत थी, यानी विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न हुई। ऐसा ही बच्चों जब वो दक्षिणी ध्रुव कुंडली की तरफ रख के प्रयोग करते हैं तब भी यही परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, दक्षिणी ध्रुव को पास ला रहा हूँ, जैसे पहले उत्तरी ध्रुव को इसके पास ले गया था कुंडली के, तब भी इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ बच्चों, ठीक है। और जब वो दक्षिणी ध्रुव को दूर ले गए तब भी विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तब भी विक्षेप उत्पन्न हुआ, यानी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई। लेकिन अब इस वाली घटना से, इस वाली क्रिया से, इस वाली एक्टिविटी से, यानी इसमें दक्षिणी ध्रुव पास लाए थे, इसमें दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, तो इससे विपरीत विक्षेप आया, इस दिशा में आया, यानी धारा इस तरीके से प्रवाहित हुई। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं? यानी धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है बच्चों, इसमें इस तरीके से, और इसमें धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है।
ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरीके से ही तो आ रही है, और इसमें धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर ये हम कैसे पता करें कि धारा इधर फ्लो होगी या इधर फ्लो होगी? इसकी चर्चा बच्चों थोड़ी देर बाद की जाएगी, लेंज का नियम पढ़ाया जाएगा इसके लिए। अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम केवल प्रयोग की बात कर रहे हैं कि जब या तो उत्तरी ध्रुव को पास लाएं या दूर ले जाएं, या दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो हर स्थिति में विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी धारा उत्पन्न होती है। एक एक्टिविटी से, नॉर्थ पोल को पास लाने से और दूर ले जाने से, दोनों में विक्षेप उत्पन्न होते हैं, लेकिन विक्षेपों की दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक वैसे ही दक्षिणी ध्रुव के साथ होता है। इसमें पास लाने में और दूर ले जाने में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होते हैं। कुल मिला के विक्षेप तो उत्पन्न हो ही रहे हैं, धारा तो उत्पन्न हो ही रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है बच्चों। लेकिन ऐसा कब तक होता है? जब तक ये गति होती है। हम जब तक चुंबक को गति कराते हैं तब तक, चुंबक को अचानक रोक दें वहीं विक्षेप शून्य हो जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंटों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? पहले हम उस घटना की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, ये दिशा इसमें ऐसे क्यों आई है वो थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी। ये दिशाएं मैं सब बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा लेंज के नियम में। तो अभी केवल प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकला कि जब तक चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है, अब एक काम और कर सकते हैं कि चुंबक को यहीं रखा रहने दें, कुंडली को आगे पीछे चलाएं बच्चों, तब भी उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी तब भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। या इसको स्थिर रखें, चुंबक को आगे पीछे चलाएं, तब भी उत्पन्न होती है। यानी कुल मिला के ये है कि जब तक चुंबक और कुंडली के बीच में गति, आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब ये है बच्चों कि मान लीजिए ये मेरे पास चुंबक है, ये कुंडली है, मान लीजिए थोड़ी देर को, तो मैंने कुंडली को स्थिर रखा, चुंबक को आगे पीछे ला रहा हूँ, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको स्थिर रखता हूँ, इसको चलाता हूँ, तब भी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा। यानी इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। इस बात का कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता कि चुंबक चल रही है या कुंडली चल रही है, दोनों के बीच आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन, यानी एक की तुलना में दूसरा गति में होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा बच्चों कि चुंबक और कुंडली, आप कहेंगे कि गति, चुंबक और कुंडली एक साथ ऐसे ले जाएं बराबर गति से, तो अब बच्चों रिलेटिव दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन अब रिलेटिव मोशन जीरो है, इसके सापेक्ष इसका वेग शून्य हो गया बच्चों, क्योंकि दोनों एक ही वेग से चल रहे हैं। इस कंडीशन में यानी मैं चुंबक को और कुंडली को साथ साथ आगे पीछे ऐसे ले जाऊं बच्चों, तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसके सापेक्ष इसमें कोई गति नहीं हो रही, एक के सापेक्ष दूसरे का वेग शून्य हो रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि जब तक कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब बच्चों एक बात और, इसकी गति को अगर तेजी से लाएं इसको, तो विक्षेप तेजी से बढ़ता है, यानी धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। यानी गति की जो स्पीड है, यानी चुंबक की या कुंडली जिसको भी गति करा रहे हैं, जितनी ज़्यादा तेजी से चलाएंगे विक्षेप उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा, यानी जो उत्पन्न धारा है उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो बच्चों समझ रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे अगर आपके घर पर जनरेटर चल रहा है और एक फिलामेंट वाला विद्युत बल्ब लगा है, तो जब आप जनरेटर बंद करते हैं तो उसकी गति, चुंबक और कुंडली के बीच की आपेक्षिक गति धीमी पड़ती जाती है, और बल्ब, तो विद्युत धारा की प्रबलता भी धीमी पड़ती जाती है और बल्ब धीरे 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 मंद होता चला जाता है, और जैसे ही जनरेटर की गति बंद होती है बल्ब बंद हो जाता है। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि जितनी तेज़ी से गति कराएंगे धारा की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बच्चों अब ये ऐसा क्यों हुआ, इस बात की चर्चा कर लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये समझ में तो आ गया है आपके। तो बच्चों इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों हुआ?
तो बच्चों इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ कई फेरे लिए हैं, जैसे मैंने 3 फेरे लिए हैं कुंडली में, तो अब मैं एक फेरे से बता देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। जैसे ये चुम्बक का मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये कुंडली की तरफ है। मैंने कुंडली का बच्चों एक लूप ले लिया, एक लूप, जैसे यहाँ 3 लूप दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो बात एक लूप में लागू होगी वही 3 में, वही 10 में, भाई नियम तो सब वही रहेगा लूप। एक बात और बच्चों, इस कुंडली में अगर मैं फेरों की संख्या बढ़ा दूं तो धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। ये बात सब धीरे धीरे समझ में आएंगी आगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ है उसकी व्याख्या हो रही है, फैराडे ने किस तरीके से व्याख्या की है। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे ये चुम्बक है, नॉर्थ पोल हम यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ पोल से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं से निकल रही होंगी। ठीक है ना बच्चों, ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब मान लो समझने के लिए, अब इनमें से किसी एक को गति कराई जा सकती है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कुंडली को गति कराता हूँ। पहले कुंडली यहाँ है, अब बच्चों कुंडली तो उतनी ही बड़ी रहेगी। मैं जैसे फिगर बना रहा हूँ बच्चों, स्केल तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा 19-20 बन सकता है। अब मैं इसको यहाँ ले आया बच्चों, इस स्थान पर ले आया। तो एक कंडीशन ये है कि ये लूप यहाँ आ गया है, फिर एक कंडीशन ये है कि ये लूप यहाँ आ गया है, एक कंडीशन ये है कि ये लूप यहाँ आ गया है। तो बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि देखें, यहाँ क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, लूप को इससे दूर ले जा रहे हैं। तो देखें बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है कि इस लूप से निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर घट गई, यहाँ रेखाएं कम हैं, गिन के देख लीजिए आप। यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई। तो क्षेत्र रेखाओं में कमी आ रही है। अर्थात चुंबकीय निर्गत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसको व्यक्त करती है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को। अब बच्चों इस व्याख्या को आपको समझना है तो आपको चुंबकीय फ्लक्स सीखना होगा, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 3 आप देखिए हमारी प्लेलिस्ट में आके। तो बच्चों इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को समझने से पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स पता होना चाहिए, जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। यदि आप भूल गए हैं तो 5th चैप्टर की प्लेलिस्ट में आइए हमारे चैनल पर और 5th चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखिए। उसमें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फाई बराबर कितना होता है, BA cos थीटा, यही तो होता है। इसकी डिटेल आप इसमें पढ़िए। और आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ इस लेक्चर का, इस टॉपिक का, इस लेक्चर का मैंने लिंक भेज दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपको चुंबकीय फ्लक्स सीखने में मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये वाला लेक्चर ज़रूर देखें, तब फिर इसको सीखें। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आ रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। इसी कारण से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये कुंडली बंद परपथ में है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं बच्चों। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं, प्रेरित, शॉर्ट में लिखता हूं विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF। अब चाहे हम
कुंडली को यहीं रखें, नॉर्थ पोल को आगे पीछे करेंगे तो बच्चों इनमें से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का मूल कारण क्या है? चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। गांठ बांध लीजिए इस बात को, जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। तो बच्चों चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होना ही होना है, लेकिन प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब वो परपथ बंद होगा। अगर परपथ खुला है या बंद है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही, चाहे परपथ बंद हो या खुला हो। जैसे मैं तार को यहाँ से काट दूँ तो ये खुला परपथ हो गया, लेकिन इसमें ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन प्रेरित धारा नहीं। प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब ये परपथ हमारा बंद होगा, क्लोज सर्किट होगा। तो बच्चों ये व्याख्या समझ में आई। तो क्या रही ये व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर सुन लें जिससे आपको और समझने में आसानी हो कि आपने यहाँ देखा कि जब कुंडली या लूप और चुम्बक के बीच गति कराई जाएगी तो लूप या कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यही चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और जब तक ये चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा तब तक उस कुंडली में या लूप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। जैसे ही चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो इनके बीच आपेक्षिक गति बहुत ज़रूरी है। चाहे कुंडली गति करे चाहे चुम्बक गति करे, दोनों के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। जैसे जैसे अब मान लीजिए मैं इस कुंडली को स्थिर रखता हूँ, चुम्बक को दूर ले जा रहा हूँ, तो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी आती आएगी, चुम्बकीय फ्लक्स में कमी आएगी। पास लाऊंगा तो चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो जब तक आपेक्षिक गति है तभी तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों आप बात समझ गए। तो मेन बात क्या रही? तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। तो बच्चों मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इस पूरी घटना का जो एक्सप्लेनेशन रहा उसमें जो मुख्य कारण है वो क्या है? चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। और एक बात और बच्चों, इस परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, यानी इस चुम्बक को और कुंडली के बीच जितनी ज़्यादा तेज़ी से आपेक्षिक गति होगी, गति की दर जो है बढ़ जाएगी, तो उतना ही विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। यानी जो विद्युत वाहक बल है इनकी गति पर निर्भर कर रहा है, उसके चलने की दर पर निर्भर कर रहा है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहा है उसकी दर पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि जितनी तेज़ी से हम चुम्बक को आगे पीछे करें या कुंडली को आगे पीछे करें, उतनी तेज़ी से ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यानी फ्लक्स के मान के परिवर्तन की दर बढ़ गई तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा, और दर कम होगी यानी स्पीड कम करते जाएंगे मोशन की, तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो भी कम होता चला जाएगा, और गति को बंद कर देंगे तो विद्युत वाहक बल भी शून्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या रहा कि इसी घटना को बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, क्योंकि हमने केवल चुम्बक की सहायता से ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लिया है, और बंद परपथ में इस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और इस वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो कारण है बच्चों, इसको गांठ बांध लें, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए, प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो किसी विधि से हो। चाहे तो चुम्बक को चलाएं, चाहे कुंडली को चलाएं, चाहे हम न चलाएं। अब आप कहेंगे चलाएंगे नहीं सर, तो फिर कैसे होगा? अब वो दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। हमें चुम्बकीय फ्लक्स
नहीं चला करके भी हम उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। हमें फ्लक्स ही तो बदलना है। हम एक काम करें कि इस कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, बी बदल रहा हो, इसको हम गति नहीं करा रहे। तो गति ही एक अनिवार्य शर्त नहीं है बच्चों कि गति ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। मेन बात क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी करें। भाई बात समझना ध्यान से। आपको क्या काम करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है, चाहे वो किसी तरीके से करें। इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमने चुंबक और कुंडली ली है, इसमें तो गति करानी ही पड़ेगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए। हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि गति कराओ, ठीक है ना बच्चों। तो हमें मुख्य कारण समझ में आ गया है। अब मैं बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिख देता हूं, जिससे आपको मदद मिलेगी। फिर उसके बाद में चर्चा करूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं। तो बच्चों ये मैंने डेफिनेशन कहना चाहिए, अभी तक जो कुछ समझाया उसका सारांश लिख दिया है कि जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और यदि कुंडली एक बंद परपथ है तो इसमें विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, तथा इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को ही बता रहा था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लें बच्चों। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था कि फैराडे के चुंबक और कुंडली को लेकर किए गए प्रयोग की चर्चा की थी। अब बच्चों हम इसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को 2 कुंडलियों से समझेंगे, 2 प्रणालिकाओं से समझ सकते हैं। मतलब उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैं 1-2 एक्सपेरिमेंट से इस घटना को समझा देता हूँ। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट पर। तो देखें बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को समझें। इसमें बच्चों ये आपको एक रॉड दिख रही है, ये लोहे की छड़ है, जिसे हम क्रोड़ कह सकते हैं बच्चों, जिस पर कुंडली लपेटी जाती है वह क्रोड़ कहलाती है, यानी हिंदी में क्रोड़ कहते हैं और इंग्लिश में कोर कहते हैं। ये क्या है बच्चों, लोहे की एक छड़ है। अब इस छड़ पर बच्चों हमने 2 कुंडलियां लपेट दी हैं। एक कुंडली आपको ये दिख रही है, तांबे के तार की बनी कुंडलियां हैं। इस पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली का नाम दिया गया है, जिसको मैंने P लिख दिया है, P फॉर प्राइमरी। और इस पहली कुंडली में बच्चों मैंने धारा स्रोत यानी एक सेल लगा दिया है, प्लस माइनस आपको टर्मिनल्स दिख रहे हैं। और ये एक दाब कुंजी है, दाब कुंजी टेपिंग की, यानी इसको हम दबा देंगे तो धारा बहने लगेगी, छोड़ देंगे तो परपथ टूट जाएगा, धारा बहना बंद हो जाएगी। यहाँ आपको गैप दिख रहा है, तो इस समय परपथ खुला हुआ है बच्चों, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो प्राथमिक कुंडली में हमने सेल जोड़ा है। एक दूसरी कुंडली जो कि उसी छड़ पर लपेटी गई है, उसमें हमने कोई धारा का स्रोत नहीं लगाया है, केवल धारामापी लगाया है बच्चों। तो अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में होगा क्या। और इस कुंडली को बच्चों जिसमें हमने धारामापी जोड़ा है उसको सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो सेकेंडरी की वजह से इसको एस नाम दे दिया है, यानी P4 है प्राइमरी कॉइल और S फॉर सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट में क्या होगा उसको समझें। देखें इस समय टेपिंग की खुली हुई है, हमने इस पर कोई दाब नहीं लगाया है, तो इस प्राथमिक कुंडली में कोई धारा नहीं बह रही है, तो इसमें भी कोई धारा नहीं बहेगी। जैसे ही बच्चों इस कुंजी को मैं दबाता हूँ, इसमें धारा बहना स्टार्ट होती है और इसमें उस समय गैल्वेनोमीटर में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। एक विक्षेप आएगा बच्चों, यानी थोड़ी देर के लिए इसमें धारा उत्पन्न होगी। अब कुंजी को मैं दबाए रखता हूँ, कुंजी दबाई थी, थोड़ी देर के लिए विक्षेप आया था, कुंजी दबाए रखा हूँ मैं, कंटिन्यूस कुंजी दबी है, धारा इसमें लगातार बह रही है, तो इसमें धारा बहना बंद हो जाती है। इसमें थोड़ी देर के लिए ही विक्षेप आता है, यानी इसमें धारा थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होती है। दबाए हुए हूँ तब कोई धारा नहीं बह रही। अब मैं इसको छोड़ता हूँ,
तो छोड़ने पर फिर इसमें विक्षेप आता है, यानी फिर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अब पहले वाली धारा के विपरीत दिशा में, यानी विक्षेप अगर पहले उधर आया था तो अब इधर आएगा, यानी धारा पहले वाली घटना से अब विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। तो बच्चों इसमें भी बिना स्रोत के विद्युत धारा उत्पन्न हुई, भले ही क्षणिक समय के लिए हुई, थोड़ी देर के लिए हुई। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण ही है, ये घटना भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को दर्शा रही है, यानी ये प्रयोग भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को दर्शा रहा है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या करते हैं, अब ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का मुख्य कारण है, गांठ बांध लीजिए, फ्लक्स में परिवर्तन होना। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यही जिम्मेदार है इस घटना के लिए। अब यहाँ कैसे हुआ ये उसको समझना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों तभी उत्पन्न होता है जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पूरे पाठ की जड़ यही बात है। जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। यहाँ कैसे हुआ, कम टू द पॉइंट। बच्चों इस समय इसमें कोई धारा नहीं है, कुंजी खुली हुई है, ठीक है, जैसे जीरो करंट है इसमें, ध्यान से समझना। जब करंट जीरो है तो इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा बच्चों इस कुंडली से। ये एक परिनालिका है बच्चों, आपने पढ़ा है कि जब परिनालिका में धारा बहती है तो उसकी अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, म्यू नॉट एन आई, आपने पढ़ा है ये पिछले चैप्टर में। तो जब धारा शून्य है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य, और फ्लक्स कितना होता है बच्चों, फाई बराबर बी ए, जब फाई बराबर बी डॉट ए। तो देखें धारा शून्य होने से बी शून्य हुआ, बी शून्य होने से फ्लक्स शून्य हो गया, यानी करंट इस समय शून्य है, फ्लक्स भी कितना है, शून्य है। अब बच्चों जैसे ही हमने कुंजी को दबाया धारा बढ़ना शुरू होगी जीरो से, और थोड़ी देर में नियत मान प्राप्त कर लेगी। जैसे मान लो इस परपथ में ये सेल 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकता है, तो 5 एम्पियर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, जबकि वो समय बच्चों बहुत अल्प होगा, बहुत सूक्ष्म समय होगा। तो करंट 0 से 5 हो रही है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से 0 से बढ़ के 5 हुई, तो करंट बढ़ी। करंट जब तक बढ़ी तब तक क्षेत्र बढ़ा और फ्लक्स भी बढ़ता चला गया। फ्लक्स भी 0 से बढ़ के अपने मैक्सिमम मान तक पहुंचा जब तक करंट नियत नहीं हो गई। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ बच्चों, इसीलिए इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और ये कुंडली भी बंद परपथ है और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, और इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया। बात समझ रहे हैं बच्चों। जैसे ही कुंजी को हमने दबाया, इसमें धारा बहने लगी थी बच्चों, धारा ऐसे बहने लगी इसमें, और इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई बच्चों। अब 0 से 5 तक ही उसमें तनिक विक्षेप उत्पन्न होगा। जैसे ही अब 5 अपने मैक्सिमम मान तक पहुंच गई, अब इसमें 5 एम्पियर ही बह रही है, तो यानी अब धारा नियत हो गई, बढ़ नहीं रही। पहले 0 से 5 तक बढ़ी थी और अब 5 ही बहने लगी, इसको हम दबाए हुए हैं। अब परिवर्तन बी में नहीं हो रहा तो फ्लक्स में भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए जब कुंजी दबी रहती है कंटिन्यूअस, तब इसमें विक्षेप शून्य हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो क्षणिक देर के लिए उत्पन्न होगी, जैसे ही कुंजी दबाएंगे जब तक वो अपने मैक्सिमम मान तक पहुँचेगी, जब तक धारा बदलेगी उतनी देर के लिए। और लगातार दबाए रखे, धारा नियत हो गई, फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया और इसमें विद्युत वाहक बल शून्य हो गया, प्रेरित धारा भी शून्य हो गई बच्चों। अब बच्चों कुंजी को मैं छोड़ता हूँ, अब इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, अब 5 की बह रही है, और कुंजी छोड़ते ही अब धारा घटने लगी और शून्य की तरफ बढ़ने लगी। तो अब धारा के मान में कमी आने लगी, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आएगी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आएगी। कमी आ रही है यानी चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है।
पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है। तो कुंजी छोड़ते समय भी जब तक धारा शून्य नहीं हो जाती उतनी देर के लिए, क्षणिक समय के लिए, इसमें अब विक्षेप फिर उत्पन्न होगा, लेकिन अब पहले के विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, यानी अब धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रेरित होगी। तो इस तरीके से बच्चों दोनों कंडीशंस में कुंजी को दबाते समय और कुंजी को छोड़ते समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्षणिक देर के लिए प्रेरित धाराएं उत्पन्न इसमें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बच्चों यहाँ भी हुई। तो यहाँ बच्चों हमने किसी कुंडली को आगे पीछे नहीं चलाया, फिर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुआ, क्योंकि गति कराना इतना महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए बच्चों, वो कैसे ही हो, चाहे बी बदल के हो, चाहे ए बदल के हो, चाहे थीटा बदल के हो, चाहे किसी और तरीके से हो, फ्लक्स बदलना चाहिए, चाहे कैसे भी बदले। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो बच्चों इसमें भी धारा उत्पन्न हुई थी, तो कोई सी एक दिशा दिखा लेते हैं। वो अलग अलग कुंजी छोड़ते समय और दबाते समय विपरीत दिशाओं में धाराएं बहेंगी बच्चों, समझ रहे हैं? बात समझ गए हैं आप? तो ये एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब इसके आधार पर आपने देखा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे होता है। अब बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए मुख्य बात यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर की जान है यही बात, फ्लक्स बदलना चाहिए। अब बच्चों आप कहेंगे इसमें फ्लक्स कहाँ से आया था? बच्चों ये दोनों ही कुंडलियाँ एक ही करोड़ पर हैं, इसलिए इससे भी चुंबकीय फ्लक्स बद्ध था, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में इसमें भी परिवर्तन हुआ था। तो बच्चों अब चलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों तीसरे एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट में भी हम 2 कुंडलियां लेंगे। जैसे अभी 2 कुंडलियां ली थी, अभी दोनों कुंडलियां स्थिर थी, अब गति करा के देखेंगे बच्चों। तो देखें इस तीसरे एक्सपेरिमेंट को देखिए कि जैसे हमने एक कुंडली ये ली और इसमें जोड़ दिया हमने बच्चों सेल। इसके पास में एक दूसरी कुंडली, इसमें हमने धारा का कोई स्रोत नहीं लगाया, इसमें जोड़ा है गैल्वेनोमीटर। अब बच्चों इस सेल से इसमें धारा बह रही है, इस तरीके से आएगी और ऐसे। तो बच्चों जब इस कुंडली में धारा बह रही है और एक स्टेडी करंट बहने लगी, स्थिर धारा इसमें बहने लगी, और इसमें हमने कोई गति नहीं कराई, ये कुंडली यहीं रखी है, ये कुंडली भी यहीं रखी है, तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा। क्योंकि बच्चों जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये दूसरी कुंडली रखी है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों कि नहीं होगा? ये इधर का हिस्सा साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल का काम करेगा एक तरीके से। इसके फील्ड में ये फील्ड लाइंस, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी। हाँ पहले प्रयोग समझा दें। तो बच्चों जैसे हमने चुंबक को आगे पीछे गति करा करके उसमें पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ था, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी, इसी तरीके से इस कुंडली को आगे पीछे जब चलाएंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। जब कुंडली को पास लाएंगे तो विक्षेप एक दिशा में, धारा एक दिशा में उत्पन्न होगी, जब इसको दूर ले जाएंगे तो विक्षेप दूसरी दिशा में उत्पन्न होगा। यानी यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही हैं और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक को आगे पीछे ले जा रहे थे। तो बच्चों वहाँ भी चुंबक थी, ये भी एक धारावाही कुंडली है, ये भी एक चुंबक का काम कर रही है, बात तो वैसी हुई। तो ठीक ये 2 कुंडलियों की गति के बीच सापेक्ष गति के कारण भी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? यहाँ फिगर से देख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कारण इसको एक्सप्लेन करते हैं।
एक्सप्लेनेशन। तो देखें बच्चों, जैसे यहाँ एक साउथ पोल और ये जैसे नॉर्थ पोल बन चुका है। यहाँ साउथ पोल तो एक तरीके से ये मैग्नेटिक तो हो गई है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कुंडली को मैं पास ले जाऊंगा तो इसमें बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं की संख्या में वृद्धि होगी। इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो बढ़ेगा, वृद्धि होगी। और हमने ऊपर लिख रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए बच्चों, चाहे कैसी हो। तो जैसे ही इसको पास लाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, और यानी परिवर्तन होगा। वृद्धि होने का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन में दोनों ही चीज़ आती हैं, घटना भी और बढ़ना भी। तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसके कारण चूंकि ये कुंडली बंद परपथ है, इसमें भी प्रेरित धारा बहने लगेगी। कुंडली को दूर ले जाएंगे तब भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन अब विपरीत दिशा में होगी पहले के, ठीक है ना बच्चों। तो एक तरीके से इसको जब हम पास ले जा रहे हैं तब भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जैसे वहाँ हुई थी, और विक्षेप इसमें आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे धारा उत्पन्न हो जाएगी जब पास लाएंगे, क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल बनेगा पास लाने पर। अब आप कहेंगे सर ये धारा की दिशा कैसे देखते हैं, तो आज के लेक्चर में बच्चों सब कुछ थोड़ी सीख जाएंगे। इन दिशाओं को हम आगे बताएंगे कि कैसे उत्पन्न होती हैं बच्चों, ये मतलब ये किस दिशा में होगी, ये कल बात करेंगे। तो जब पास ला रहे हैं तो विक्षेप इस दिशा में आया बच्चों। जब इस कुंडली को मैं दूर ले जाऊंगा, दूर ले जाने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होगा, यानी अब धारा इसमें पलट जाएगी, अब इस दिशा में बहने लगेगी। एक्सपेरिमेंट को समझ गए। तो यहाँ भी कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। तो बच्चों अब तक हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, उन तीनों में हम चुंबकीय फ्लक्स को बदल रहे थे। किसके कारण, बी को बदलने के कारण, क्षेत्र रेखाएं बदल रही थीं। अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बी नियत है हमारा, तब भी हम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। अभी 4th एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं 4th एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो कारण बच्चों सब घटनाओं का ऊपर यहाँ लिखा है, मैंने हटाया नहीं है, कि हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है बिना किसी सेल के, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा। तो बच्चों अब मैं बी नहीं बदल रहा, तब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से समझना। ये क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की जा रही हैं जिनकी दिशा इस ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, बदल नहीं रहा है बी का मान। इस स्थान पर यानी चुंबकीय क्षेत्र बी कांस्टेंट है। तो इस स्थान पर बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक फ्रेम लिया, एक तार का फ्रेम बना लिया, जैसे एक लूप बना लिया। ये तांबे का तार लिया, किसी भी धातु का जो जिसमें धारा बह सकती हो, और इसमें हमने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल ए होगा, तो इसका फ्लक्स बच्चों कितना है, फाई बराबर बी ए। ये रखा हुआ है, फ्रेम है तार का, एक तार का फ्रेम, और इसमें गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी इसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो रही, जबकि ये बंद परपथ है, यानी विद्युत वाहक बल भी नहीं उत्पन्न हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको गति कराएं, इधर को ले जाएं, क्षेत्र से बाहर की ओर ले जाएं बच्चों, यानी अब मैं से बाहर ले जा रहा हूँ, तो अब मैं दूसरी कंडीशन बच्चों यहाँ बना दूँ। अब जैसे ये बाहर ले गए तो अब ये यहाँ आ गया बच्चों, ऐसे बना देता हूँ डॉट डॉट से। ये वाला फ्रेम अब वहाँ पहुँच गया, यहाँ से, यहाँ की बजाय अब मैं यहाँ ले आया हूँ बच्चों, आगे बढ़ा दिया मैंने। तो देखें जब यहाँ था तो इसमें ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, यानी फ्लक्स ज़्यादा था। आगे बढ़ा दिया तो अब देखें बच्चों इतना आगे बढ़ा दिया मैंने, तो अब इतने हिस्से में से 1 2, जैसे पहले कितनी गुजर रही थी, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6, और अब आगे ले आए तो 1 2 3 4 कमी हो रही है क्षेत्र रेखाओं में।
तो बच्चों फ्लक्स घटने लगा। जैसे ही हम इस क्षेत्र से इसको बाहर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स घटने लगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। और चूंकि ये बंद परपथ है, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, इसमें धारा बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी। गति कराने से बाहर ले जा रहा हूँ, बाहर लेता जा रहा हूँ, जितनी तेज़ी से ले जाऊँगा उतना ही ज़्यादा विक्षेप आएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। और फिर अब उधर में बाहर ले गया, इतना बाहर ले आया, यहाँ तक ले आया, तो अब बच्चों शून्य हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब मैं इसको अंदर लाता हूँ तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगा, तो अब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा। तो अब भी गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन अब विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। जब मैं अंदर लाऊंगा तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, वो विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स अब बढ़ने लगा। तो बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी चालक को हम, या परपथ को, सर्किट को, या किसी कुंडली को, किसी लूप को, किसी प्रकार का भी सर्किट हो, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आगे पीछे क्षेत्र से बाहर और क्षेत्र के अंदर करने की क्रिया से फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं और उस परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। और परपथ अगर बंद है तो प्रेरित धारा भी उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों हमने ये देखा कि हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना है, चाहे कैसे भी करें। अब बच्चों इसी फ्रेम को मैं घुमाने लगूं, इसी कुंडली में, तो थीटा बदलेगा। एक तरीका ये भी है, इसको मैं घुमाने लगूं इस फ्रेम को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो थीटा बदलता जाएगा। थीटा बदलने से भी फाई बदलेगा, तब भी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सीखा और आज हमने इसका एक सारांश सीखा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना तभी होती है जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चाहे वो किसी भी विधि से किया जा रहा हो। तो बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को एक बार सुन लें कि जब किसी भी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और यदि परपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगती है। और ये विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक उस परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको नियमों में बांधेंगे जिससे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। इन्हीं घटनाओं को हम नियमों में बांध के चलेंगे। और बच्चों आप ये सोचते होंगे कि सर जब हम दक्षिणी ध्रुव पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं या उत्तरी ध्रुव पास लाते हैं दूर ले जाते हैं तो धारा किधर को उत्पन्न होगी, उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि आज तो हमें केवल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना सिखानी थी, इसलिए हमने दिशा के बारे में आपको ज्ञान नहीं कराया। उसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों कि किस दिशा में उत्पन्न होगी, वो भी सीख जाएंगे आप, जो कि लेंज के नियम के द्वारा सीखेंगे। तो मिलते हैं कल उन नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।